अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। इस वक्त पाकिस्तान में एक हाइटेंड पॉलिटिकल एक्टिविटी आपको नज़र आ रही होगी। लोग जब बाहर निकलते होंगे उन्हें नज़र आता होगा मुख्तलिफ शहरों में, जहां पर भी जाएं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़ास तौर पर आपको बैनर्स नज़र आते हैं। आपको उनके बड़े बड़े बिल बोर्ड्स के ऊपर जो इश्तहारात लगाए गए हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ये जलसे तो कर रही है, लेकिन देर इज़ अपेरेंटली नो एंड इन साइट के एग्जैक्टली पाकिस्तान में इलेक्शन कब होना है। इसको यकीनन मियाँ साहब की जो वापसी है, इसको इलेक्शन मुहिम से तशबीह नहीं दी जा सकती। मियाँ साहब की वापसी और वापसी के बाद उनके रास्ते में हाइल कानूनी रुकावटें दूर होने के बाद मुस्लिम लीग नून अपनी बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेगी। लेकिन इसी दौरान जो है हमने देखा कि मुख्तलिफ सियासी जमातें वो अब अपने तैयारियां जो हैं उनको बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एक नई जमात जिसने जन्म लिया 7 और 8 जून 2023 को। इसमें ज़्यादातर लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले, जिन्होंने 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, वो उसमें शामिल हैं। उन्होंने कल से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करना था, लेकिन अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि जो जंग में उनका जलसा है उसको मनसूख कर दिया गया है। उसकी वजह क्या है? सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसके हवाले से गुज़श्ता रोज़ एक बड़ा फ़ैसला आया और काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जो फुल कोर्ट है उसने करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है, और इसका इतलाक़ जो है वो अप्रैल से होगा। रेट्रोस्पेक्टिव उसका इफ़ेक्ट नहीं दिया गया, प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट दिया गया, जिसका मतलब ये है कि जो माजी अप्रैल से पहले वाले केसेस हैं उस पर इसका इतलाक़ नहीं होगा। तो अब सवाल ये पैदा हो गया है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन, उनके केसेस का स्टेटस क्या होगा? उनको अपील का इख्तियार मिला है या नहीं? और अगर नहीं मिला है तो वो कैसे अपने आप को क्लियर करवाएंगे मुख्तलिफ केसेस में? और इसके बाद जो फैसले आए हैं अप्रैल के बाद, ख़ास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट का फ़ैसला आया, नैब तरमीम का फ़ैसला आया, जो जाते जाते चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में दिया गया, और नैब तरमीम को कलादम करार दिया गया, जिसके तहत बहुत से केसेस बंद हो गए थे। हमने देखा कि 7 दिन का कहा गया कि 7 दिन के अंदर अंदर ये केसेस खोले जाएं। बहुत सारे नैब केसेस दोबारा खुल चुके। तो अब क्या उसकी अपील भी होगी और दोबारा से नैब तरमीम बहाल हो जाएंगी, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NRO 2 करार देती है? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे, और ख़ास तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड क्या तमाम सियासी जमातों को मिल रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से अपने एतराज़ात कर रही है। वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल विद मी टुडे। इसको डिस्कस करने के लिए मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन सीनियर जर्नलिस्ट और सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं हसनात मलिक साहब, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए रिपोर्ट करते हैं। मुझे लीगल एक्सपर्ट राजा आमिर अब्बास स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं, और आगाज़ में इसहाक खाकवानी साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से ज्वाइन करेंगे, और हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सस्सी पलीजो साहिबा भी ज्वाइन करेंगी। आगाज़ मैं करूँगा इसहाक खाकवानी साहब से। खाकवानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम खाकवानी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आ रही है जी। वालेकुम सलाम। मैंने कहा सही। आप खाकवानी साहब ये बताइएगा, लगभग 4 माह का इंतज़ार किया आप लोगों ने 7 जून के बाद। 4 माह और 5 दिन के इंतज़ार के बाद आप पहला जलसा कल झंग में करने जा रहे थे। क्या वजह बनी इसको पोस्टपोन कर दी है? जी हाँ, इसके अंदर एक कुछ डेवलपमेंट हुई है झंग में। शायद एक दोस्त जो पहले हमारे साथ थे, और वो उनके साथ की बात शायद दोबारा हो रही है। तो अच्छा होगा कि अगर वो साथ मिलकर एक दोबारा वहाँ एक इज्तिमा करें, तो वो उनके लिए भी मौजूद है, फिर हमें दोबारा नहीं करना पड़ेगा। इसकी एक ये सिर्फ पोस्टपोनमेंट है कुछ हफ्तों के लिए, ताकि वो हो जाए। मीन टाइम हमने खानीवाल में एक जो प्रोग्राम कर रहे हैं, और वहाँ पर इंशाल्लाह हमारा पहला जलसा वहाँ होगा। उससे पहले 2 मकामात पर हम लोग गए हैं जहाँ हमने इमदाद की है फ्लड अफेक्टेड लोगों की। वहाँ पर लोगों का जो हमारे साथ कसूर में और अपना एक आध और जगह पर हमारे साथ बड़ा अच्छा लोगों का था। हमने उनकी भरपूर खिदमत भी की, और जहांगीर खान ने और अलीम खान साहब ने अपने वसाइल में से जाती उनको तकलीफ दूर करने के लिए कुछ चीजें भी दी। उसमें हमारे साथ लोगों का
पाकपतन में बड़ा अच्छा हुआ था, वहां भी लोग का एक बड़े इंथुजियाज्म थे, मगर वो तो एक अखलाकी वैर था ना, उसमें सियासी पहलू कम था। तो सही। इस तरीके से इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता। और एक बड़ी बात ये है कि आजकल लोगों के अंदर इस्तराब है इलेक्शन होगा नहीं होगा, और जो माहौल इस वक्त बन रहा है वो उसके अंदर क्लैरिटी जो है वो नहीं है। और फिर उसके बाद जैसे आप फरमा रहे थे ना कि यहाँ पर लोगों में ये आपको तो सर किंग्स पार्टी कहा जा रहा था, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि इलेक्शन कब होगा तो फिर किसको होगी? वो अब एक चीज कोई लोग कह दें किंग्स पार्टी जो मर्जी कहें, तो क्लैरिटी इसलिए नहीं है कि मौलाना साहब और बाकी हजरात कह रहे हैं कि इलाके में जो सूरत हाल है ना, सर्दियों में दिसंबर में और जनवरी में जहाँ पर बर्फबारी होती है और इस किस्म का माहौल है, क्या आया इलेक्शन वहाँ हो सकता है? नंबर 1 वो तो उसकी वजह से लोगों के ज़हन में ये चीज पैदा हुई। दूसरी जो कल डेवलपमेंट हुई है, हसनात साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, मैंने इनके साथ काफी काम किया है और ये कवर करते हैं अपना सुप्रीम कोर्ट को, इनको मेरे से ज्यादा इल्म है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कल एक फैसला किया है और उसमें लोगों को जिनको ये एक सहूलत मिलनी थी कि उनके साथ ज्यादती हुई, पिछले चीफ जस्टिस साहबान जो उनके साथ ज्यादती करके गए, खासतौर पर जहांगीर के साथ और उसी तरीके से नवाज शरीफ साहब के साथ भी उन्होंने सारी उम्र के लिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। पूरे पाकिस्तान में एक कानून ऐसा नहीं है जो जिसमें किसी को सजा मिले और सारी उम्र की सजा मिले। खाकवानी साहब मैं एक चीज़ आपको अगर नज़र आ रही है, मैं अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ क्या है, मुझे उसके ऊपर आपका मौक़िफ़ चाहिए। आपकी जमात के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं शेख याकूब साहब, झंग से हैं। उन्होंने इस जलसे के लिए जो आपने झंग में करना था एक दरख्वास्त दी डीसी झंग साहब को, और उन्होंने 3 मकामात तजवीज़ किए। एक कोई जीटीएस प्लाजा है वहाँ का, और सेशन चौक से जहाज़ पार्क और सेशन चौक से फवारा चौक। एक गालिबन जो पार्किंग है वो 1 कनाल की है। ये जो 2 गलियाँ सड़कें मैंने बताई हैं, एक को 16 फुट की, एक 18 फुट की। झंग में तारीखी एतबार से माई हीर स्टेडियम है, वहाँ पर जलसे होते रहे हैं, चर्ची ग्राउंड में होते रहे हैं जलसे, जहाँ की कैपेसिटी 40,000 50,000 बंदा समोने की है। और मुख्तलिफ सियासी जमातें जब अपना लॉन्च करती हैं, धमाका करती हैं, तो आप इतनी छोटी गली क्यों ढूंढ रहे हैं जलसा करने के लिए? भाई साहब ये उनके लोकल जो हालात होंगे उनको ज्यादा पता होगा। मैं तो सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि ये जमात के जो अपना उम्मीदवारान हैं, ये उनकी पॉपुलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर क्या जलसा करना चाहते हैं। मुझे इसका इल्म नहीं है, मगर ये जो 40-50 हज़ार के लोग आप फरमा रहे हैं, ये आप बताएं कि जितने नाम आप पाकिस्तान में कहें, इंक्लूडिंग हमारे पुराने चेयरमैन इमरान खान साहब, कहीं पे ऐसी चीजें उन्होंने शुरू में की थी तो वहाँ 100 बंदे को भी एड्रेस करते रहे। वो ऐसी कोई बात नहीं है। जब आपका पैगाम जाता है ना तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग उस पैगाम को, और आपके जो सही सियासी लोग होते हैं ना, उसके ऊपर वो लोग आहिस्ता आहिस्ता चीजें देखते हैं। और सबसे पहली बात यही है कि एक माहौल तो बनने देना इलेक्शन का, और लोग अपना कोई चूज तो करेंगे ना कि किस सिमत में जाना है, किस पार्टी में रहना है और क्या सियासी मसाइल है, तो उसके साथ ही माहौल बनता है। ऐसे नहीं होता कि एकदम बंदे जाएं तो बंदे खड़े हो जाएं सारा पाकिस्तान की 40-40 हज़ार आदमी। आजकल आपने देखा है कि नून लीग कितनी एक बड़ी जमात है, 30-35 साल उन्होंने हुकूमत की है, तो उनके जलसे आपने देखे हैं कि भाई वो इस तरह की उनमें करोफर है, इस तरह उनके अंदर जोश से जज्बा है। ऐसा नहीं है भाई साहब, ये एक माहौल बनता है, उसके बाद लोग शुरू होते हैं और जलसे भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी सही। खाकवानी साहब मेरे साथ रहिएगा। राजा आमिर अब्बास साहब, हमने कानूनी आईनी मामलात पर बात तो करनी है। मैं चाहता हूं कि ज़रा आगाज़ में ये जो सियासी माहौल बनने की बात कर रहे हैं खाकवानी साहब, पाकिस्तान में गुज़श्ता 1-1.5 साल में कैसे पॉलिटिक्स आप समझते हैं चेंज हो गई है, और जो
तहरीक इंसाफ ने जलसे किए गुज़श्ता साल, ख़ास तौर पर इस साल के आगाज़ में भी 9 मई से पहले पहले जो उन्होंने जलसे किए, उन्होंने जिस किस्म का साइजेबल क्राउड अट्रैक्ट किया, उसके बाद ये सियासी जमातों के लिए आपके ख्याल में कितना मुश्किल हो गया है इस वक्त एक मौसर इलेक्शन कैंपेन जो कैमरों की मौजूदगी में नज़र भी आए कि लोग कनेक्ट कर रहे हैं और जलसा में मौजूद हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सियासी जमात कोई नैरेटिव लेके आती है और फिर अपने इलेक्शन में जाने का बयानिया देते हैं और बताते हैं कि जी हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो बड़ी पार्टीज हैं उनके पास उस नैरेटिव की, उस बयानिया की कमी है कि जी अवाम के पास क्या लेके जाना है। अभी जैसे नून लीग की बात हो रही जी, कभी तो उनका बयानिया हमने देखा कि मियाँ साहब ने लंदन से कुछ और दिया और फिर वो एकदम 180 डिग्री चले गए जी ये नहीं बयानिया, ये तो हम नहीं कह रहे, कुछ और कह रहे हैं। फिर जो ये नई पार्टीज हैं, अभी खाकवानी साहब ने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात की कि जी टाइम लगता है। जैसे उन्होंने पीटीआई की एग्जांपल दी कि शुरू में 100-100, 200-200 बंदे होते थे, एक आध सीट होती थी और फिर कोई 20-22 साल की जहद के बाद वो इस जगह पे पहुंचे हैं। तो अवाम भी यही देखती है कि जब कोई नई पार्टी आ रही है और वो पार्टी के जिसने ये वो वाले उसमें एमएनएज हैं या पार्लियामेंटेरियंस है ज़्यादा जो इससे पहले दूसरी पार्टी में थे, तो उनकी दुश्वारियां, उनकी प्रॉब्लम, क्योंकि एक बात जो बड़ी डिफरेंट है इस इलेक्शन में वो ये है कि अवाम को बेवकूफ़ बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है और अवाम ग्राउंड रियलिटीज़ देख रही है, अवाम अपनी चॉइस देख रही है। भले से उसको फिलहाल ये हो कि जी हम किसी लालच में या किसी में कोई इकट्ठा होने की बात हो, लेकिन बैलेट के लिए अवाम बड़ी डिटरमिन्ड है कि जी हम वो क्लियर है कि उन्होंने किस पार्टी को वोट देना है। एक ज़माना होता था कि बड़ी परसुएशन होती थी, बड़े जलसे करके लोगों को बताया जाता था, लेकिन अब तो एक तरफ से हम देखते हैं कि जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, जो पिछले इलेक्शंस में पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा सीटें ली, उसके पास वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है वो तो है ही नहीं। वो कैसे उनके चेयरमैन अंदर हैं, उनके डिप्टी चेयरमैन अंदर है, उनके जो सदर हैं पार्टी के वो अंदर है, और आप देखते हैं कि बिलावल भुट्टो भी वहां से कहते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो रही। फिर अगर केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ देखें तो वहां भी पॉलिटिकल पार्टीज को एतराज है कि जी इसकी जो कैबिनेट है उसमें जो इंडक्शन है वो नॉन पार्टीजन नहीं है। सो ऑल दिस फैक्टर एंड ऑन टॉप अगर इलेक्शन मोड में हम हैं तो क्या वजह है कि अभी तक इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। जब शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, जब इतनी अनसर्टेनिटी है, और सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी अवाम से ज़्यादा उन पॉलिटिकल पार्टीज को है कि जो ग्राउंड पे अपने जलसों में देखते हैं कि हजारों तो दूर की बात है, सैकड़ों लोग भी बड़ी मुश्किल से इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये तमाम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि जिसको आप अगर इलेक्शन मोड में जाना है तो एक फ्री एंड फेयर, जब आप इलेक्शन कैंपेनिंग की इजाज़त देंगे तमाम पार्टीज को, भले से लोग जहां भी जाते हैं, ओनली देन वी कैन एंटर इनटू दिस मोड। अदरवाइज ये ऐसे ही अनसर्टेनिटी रहेगी। अभी जनवरी की है, मुमकिना तौर पे अगर फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि जी बर्फबारी होगी तो बर्फबारी के बाद फिर ये ना हो कहेंगे जी गर्मियों में फ्लड्स आ जाएंगे, फिर रमजान आ जाएगा। सो दिस इज ऑल लेम एक्सक्यूजेस। इलेक्शन कमीशन कहाँ पे है, क्यों नहीं डेट अनाउंस कर रहा है, क्यों नहीं शेड्यूल दे रहा। पहले तो बड़ा शोर मचाते थे कि जी ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि उसने डेट देनी है। अब जब डेट देने की बारी आ रही है तो वो डेट नहीं दे रहे, हफ्ते दे रहे हैं, महीने दे रहे हैं, एंड दे रहे हैं। सो ओवरऑल पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इज देयर। सही। राजा आमिर अब्बास साहब साथ रहिएगा। शशि पलीजो साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। उनको शामिल करने से पहले हसनात मलिक साहब मुझे ये बताइए कि अब क्या इलेक्शन जो है उसके लिए क्या एक्सपेक्ट करें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरवीन करेगी तभी इलेक्शन मिलेगा? क्योंकि देखें एक के बाद एक उज़र है। 21 अरब रुपए नहीं थे बताया गया, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है बताया गया, सिक्योरिटी ठीक नहीं है बताया गया। ये सब कुछ जब कहा गया उसके बाद हमें पता था कि मसला कुछ और है, मसला जो है वो कुछ और है। तो अब मुझे बताइए कि इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई एक्ट करेगी
देखिए, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन है, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी साहब की पिटीशन, वो टेकअप होगी। गालिब इम्कान है कि अगले हफ्ते ही टेकअप हो जाए, और उसमें यही है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात जो है वो होने चाहिए। उनकी प्रेयर ये है। अब देखना है इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है कि जी डिलिमिटेशन के कानून जो है इलेक्शन एक्ट में, कि जी अगर डिलिमिटेशन अगर की गई नहीं, अगर मरदमशुमारी होती है तो फिर डिलिमिटेशन लाजमी है। ये अब एक क्वेश्चन ऑफ लॉ आप कह सकते हैं कि इसको थोड़ी क्लैरिफिकेशन जो है, ये जो वाला मामला तो निकल गया ना हसनात, वो तो 7 नवंबर तक अब तो मुमकिन ही नहीं है किसी तरीके नहीं। से वो इसी तरह हमने देखा कि पंजाब असम्बली के इलेक्शन थे, तो फिर वो 90 दिन जो टाइम गुजर जाए उसमें वो ऐड हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल है 54 दिन का। तो चांसेस तो यही हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही इंश्योर इलेक्शन कमीशन से गारंटी ली जाए कि इलेक्शन जो है वो जल्दी हो। पहले तो ये भी बात थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो एक बड़ी स्ट्रांग ओपिनियन है कि 90 दिन के अंदर ही इंतखाब बात होने हैं। और ये ओपिनियन से मुराद यानी जो एक वहाँ जजेस के दरमियान आप जो बिल्कुल जिस तरह जिससे मुनीब अख्तर की ओपिनियन है वो ये है कि जी इलेक्शन कमीशन पाबंद है 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने का। अगर कोई उज़र है तो उसको डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट से लेना होगा। अब इलेक्शन कमीशन ने रिजू नहीं किया सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से रिजू जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने किया। अब इस पे जो है वो जो दूसरी सुप्रीम कोर्ट में दो सोच हैं, दो नज़रियात के जजेस हैं। अब दूसरी नज़रियात के जजेस जो हैं, जो माजी में जो पंजाब असम्बली के इलेक्शन का मामला था, तो उस वक्त उनका ये मौक़िफ़ था कि जी पहले लाहौर हाई कोर्ट को डिसाइड होने दीजिए। अब उस नज़रिए के जजेस जो हैं ड्राइविंग सीट पे हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब देखना है कि वो क्या करते हैं, 90 दिन का कहते हैं या वो एक इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि जी आप एक क्लियर कट जो है वो डेट दी जाए डिलिमिटेशन के बाद की। तो ये अब ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये केस जो है ये टेकअप होगा, क्योंकि बार बार चीफ जस्टिस साहब यही कहते थे कि जी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट डिसाइड हो तो तब हम 184(3) के केसेस टेकअप करें और बेंच बनाएं। तो ये अब ये क्योंकि कल आखिरी दिन है बेंच जब बैठेंगे, तो कल तो अब नहीं, चांसेस कम है, लेकिन नेक्स्ट वीक के चांसेस हैं कि ये पिटीशन टेकअप होगी। यानी हम ये एक्सपेक्ट करें कि जो रोस्टर जारी किया जाता है नेक्स्ट वीक का, जब भी जारी किया जाता है तो उसमें फिर ये डायरी नंबर तो लग गया होगा। अब नहीं, वो तो नंबर लग गया। हाँ, अब केस जो है उसके लिए बेंच फॉर्म कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। ये बेंचेज अमूमन माजी में तो ये हुआ कि क्योंकि स्पेशल बेंच बनता है इस तरह के केसेस में, तो वो स्पेशल बेंच हफ्ते वाले दिन भी कॉल लिस्ट आ जाती है या जुम्मे को भी आ जाती है। अब देखना है कि क्या, क्योंकि ये पहली दफ़ा कमेटी एक कानून के तहत जो है वो पहली दफ़ा एक बेंच बनाएगी। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि बेंच क्या होगा, 5 रुकनी होगा, 7 होगा, सीनियरिटी को फॉलो किया जाएगा, किस तरह जो इकाइयों में कि जी हर सूबे का जज होना चाहिए। तो ये अब पहला, क्योंकि आप कह सकते हैं कि पहला टेस्ट होगा कमेटी का जो सुप्रीम कोर्ट में जो इसने बेंच बनाने हैं, तो वो अब देखते हैं कि क्या बेंच बनता है इस हवाले से। सही। अब जाहिर है कि ये मामला अनफोल्ड होना है अगले चंद दिनों में। हम ब्रेक लूँगा मैं, ब्रेक के बाद शशि पलीजो साहिबा से आगाज़ करेंगे गुफ्तगू का और उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दाई थी, वो कहती थी एक दिन भी आगे 8 अक्टूबर से नहीं जाने देंगे इलेक्शन। 8 अक्टूबर जा चुकी, हम 12 अक्टूबर को गुफ्तगू कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है सारे मामले। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। शशि पलीजो साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शशि साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम नकीब साहब। मैडम ये बताइएगा कि अभी मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्तान में जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो बंद कमरों में फैसले कुछ और करती है, बाहर जाके मुकर जाती है। उनको बहुत अच्छे तरीके से पता था कि जो इलेक्शन है वो नहीं होगा, और जब वक्त के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 90 दिन क्रॉस करेगा। उन्होंने ये सब कुछ जानते बूझते हुए तमाम फैसले भी किए, साथ मिलकर किए, और बाहर अवाम में अपना इमेज बनाने के लिए बाहर जाकर बड़े बड़े बयानात दे रहे हैं। जी देखिए, मौलाना साहब ने जब से ये कहना शुरू किया कि
सर्दियां हैं या दूसरी चीजों को बहाना बनाना उनकी पार्टी ने शुरू किया, तो जाहिर बात है हमने दो टोक पहले से भी कह रहे थे और शुरू से ही कह रहे थे। हम ही तो थे जिसकी वजह से ये अच्छा भी पार्लियामेंट में है, जितने भी इनके एक दो मेंबर थे पीडीएम से भी हम तभी तो गए, कोई जाती दुश्मनी आए या उस तरह थोड़ी था, भले अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ थे, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जैसे साथियों इसी सोच की बुनियाद पर एक कोई पॉइंट पे जो है कंसेंसस होने लगता तो अचानक से कोई नून लीग की तरफ से, कोई वहां से, यहाँ से अजीब किस्म के एक्सक्यूजेस आना शुरू हो जाते हैं। इलेक्शन आइन के रूल से बिल्कुल 90 दिन की बात होनी चाहिए, और वो तो खैर अब नए सेंसस का कहकर डिजिटल आदमशुमारी जो बेहद कंट्रोवर्शियल है, बहुत सारे उसमें जो है झोल है। अभी ये भी पिटिशन में गए हैं जो पेरेंट की 90 डेज में होनी चाहिए, और सीसीआई खुद भी एक क्वेश्चन मार्क है। वो दूसरी चीज है कि उसको अब ज्वाइंट सेशन में ही चैलेंज किया जा सकता है, कोर्ट में भी उसके खिलाफ, लेकिन उसमें केयर टेकर वजीर आला सबने बैठकर जो साइन करके आ गए, और हमें भी यही कहा गया कि भाई इलेक्शन जल्दी इस तरह हो सकते हैं, लेकिन बाद में कभी डिलिमिटेशन कभी क्या, अभी महीने का कभी बता रहे हैं, लेकिन डेट तो सामने आ ही नहीं रहे। और हम यहाँ से जब अपनी मुख्तलिफ प्रोग्राम में, मीडिया टॉक में, अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट्स में जब ये जोर दे रहे हैं एज अ पार्टी कि भाई हमें जो है वो आप बताएं इलेक्शंस कब होंगे, फौरी तौर पे होने चाहिए, इलेक्टेड लोगों को आना चाहिए, इलेक्टेड लोगों को। ये मुल्क जहां अभी इतने सारे मसाइल हैं, इंटरनल हवालों से भी हम देख रहे हैं, अभी तो एक्सटर्नल वे में भी लीडरशिप का विजन जो होना चाहिए पार्लियामेंट की। अभी फैसलों में भी कल हम इतना बड़ा हम एक और सुन रहे थे कि भाई पार्लियामेंट की बालदस्ती के तस्लीम करने वाला ये फैसला आ गया। शशि साहिबा, इलेक्टेड लोगों को आना चाहिए, बिल्कुल सारे इस बात से एग्री करते हैं। पाकिस्तान का आइन कहता है कि जो मुमलिकत खुदादाद है इसमें रियासत इख्तियारात को इस्तेमाल करेगी अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए। 26 जुलाई को इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीमी बिल पेश हुआ, उसके सेक्शन 230 में तरमीम की गई और उसके तहत जो निगरान हुकूमत है उसको वो इख्तियारात भी दिए गए जो एक इलेक्टेड हुकूमत के पास होते हैं। और उस वक्त सबको मालूम था कि ये सब कुछ एक तवील निगरान सेटअप के लिए किया जा रहा है। आप लोगों ने उसके ऊपर दस्तखत किए, हालांकि 5 अगस्त को फिर जाकर ये मामला हुआ और 2 हम निगरान वज़राए आला की क्या बात करें कि उन्होंने बैठकर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में मरदमशुमारी जो है उसके ऊपर तौसीक की उसकी। आपके तो इलेक्टेड वज़ीर आला ने भी की, आप कैसे ये कह सकते हैं? या दोस्त है कि वो बिल तो चला गया था, वो डेट भी आ गई, इलेक्शन असेंबली डिसॉल्व करने की भी वो फैसला डेट सब हो गए। उसके बाद जो है ये जल्दी जल्दी में सीसीआई का इजलास भी हुआ, ये उसमें बिल्कुल कुछ कोताहियां, कमी पेशियां जो है, और ये जो लेजिस्लेशन हुई तो उसमें जाहिर बात है हम हुकूमत का हिस्सा, लेकिन मेरे जैसे लोग, हमने उस वक्त भी कहा था कि पार्लियामेंट कंप्लीट लगती ही नहीं है और उसमें एक तगड़ी अपोजिशन का होना बेहद जरूरी है। जब आप रिफॉर्म्स की बात करते हैं, आप बुनियादी चीज है, तभी तो मैंने अभी कल के फैसले की बात की। भाई आप कहते हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती हो या चीफ जस्टिस साहब ने कहा मास्टर ऑफ रोस्टर का तस्वर ही हमने, ठीक बात है, लेकिन फैसले भी तो फिर पार्लियामेंट से भी तो ऐसे आने चाहिए थे। लेकिन माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से जल्दबाजी में माहौल बनाया, उसमें दूसरी पार्टी को भी सोचना चाहिए था। ये मैं नहीं कहती, ये बिल्कुल 16 महीनों में बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जहां कई जगहों पे झोल नजर आता है, लेकिन इसको बेहतर करने के लिए, ठीक करने के लिए अभी भी आईनी और हमारे जो है इलेक्शन कमीशन के हवाले से। शशि प्लीजो साहबा मेरे साथ रहिएगा। राजा आमिर अब्बास साहब मुझे बताइएगा कि जो लेजिस्लेशन है उसके लिए ऑब्वियसली एक जो तरीक़ाकार जिस तरीके से अडॉप्ट किया गया, को 250-300 बिल्स जो हैं वो पास कर लिए गए चंद रोज़ में, जिस तरीके से लेजिस्लेशन की गई, जो नंबर ऑफ
मेंबर्स प्रेजेंट है और एक असल अपोजिशन की अदम मौजूदगी में ये जो लेजिस्लेशन की गई, राजा रियाज साहब बाद में पता चला कि वो तो नून लीग के खिलाड़ी थे, वो तो अपोजिशन लीडर थे ही नहीं, वो उनके कैंडिडेट होंगे नून लीग के। तो ऐसी सूरत में जो लेजिस्लेशन की गई और सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी इसी सारे सिलसिले में, ज़ाहिर है कि वो थोड़ा सा पहले आया था लेकिन वो भी पास किया गया। तो राजा आमिर अब्बास साहब, ये आपको लगता है कि ये सियासी जमातें इन्होंने जो कुछ किया आखिरी अपने 2-3 माह में, इनको पछतावा होगा आगे चलकर इस पे? देखिए, बिल्कुल आप नोट करें कि राजा रियाज बाद में नहीं पता चला कि नून का खिलाड़ी है, वो अभी ऑपोजिशन में था और कहता था कि मैं अगला टिकट नून लीग से लूंगा। ये ऑपोजिशन लीडर जब वो था उस वक्त ये बातें कर रहा था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जितने जिसको कहते हैं मैच्योर पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिनकी जिंदगियां गुजर गई, क्या उन्हें नजर नहीं आ रहा था ये लेजिस्लेशन किस किस्म की हो रही है? पार्लियामेंट के चले बड़ी पार्टी तो ठीक है बाहर थी, जो मौजूद थे 15-15, 20-20 अफराद की मौजूदगी में कानून साजियां हो रही थी। क्या इन पार्टीज को नहीं मालूम कि जी जो टर्म गवर्नमेंट होती है उसका वाहिद वन एंड ओनली पर्पस होता है टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस? वो कहा, इस पे जजमेंट भी है, इस पे बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं। ख्वाजा आसिफ का केस है, एक आध और है, और सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया हुआ है कि जी ये ना पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं, इवन ट्रांसफर, पोस्टिंग्स, अपॉइंटमेंट्स ये नहीं कर सकते। ये सबकी नजरों के सामने था, लेकिन समहाउ और दी अदर प्रिवेल कर गया मियां शहबाज शरीफ, और पीपल्स पार्टी खामोशी से पता नहीं क्यों बैठी रही, मुझे समझ नहीं आता। और अब आप जो बात कर रहे हैं कि जी इसका नुकसान उन तमाम पार्टीज को होगा कि जो समझते हैं कि हम इलेक्शन में अपना एक बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने सिंध पूरा का पूरा मौजूद है, तो इनको तो अगर ये डिले होगा तो सिंध की गवर्नमेंट काफी अरसे से ये कर रहे थे, और अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जितना भी डिले होगा, ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये एक नुकसानदेह बात है। और फिर ऑन टॉप कि जी बात जैसे ये टॉक शोज में तो होती है, वाई देयर इज नो पिटीशन, एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चली गई सुप्रीम कोर्ट में, क्यों पॉलिटिकल पार्टीज नहीं आ रही सुप्रीम कोर्ट में कि जी ये जो इलेक्शंस हैं ये 90 डेज में होने चाहिए, ये इंटरिम गवर्नमेंट्स का जो स्टेटस है वो मशकूक है। अगर सीसीआई की बात की जाती है कि जी वो उसमें सवालिया निशान है, तो क्यों नहीं उसको चैलेंज किया जाता? इट मींस के पब्लिक कंजम्पशन के लिए मीडिया में तो ये बातें हो रही हैं, बट ग्राउंड पे या उसको इफेक्टिवली उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो फोरम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसमें आप देख लीजिए कि क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जो इलेक्शंस की बात कर रहे हैं कोई पिटीशन आई है, और क्या कोई वहां से उनका मौकफ सुप्रीम कोर्ट का लेने की कोशिश की गई? अभी ये जो इतना इंपॉर्टेंट केस था, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं थे। चीफ जस्टिस साहब हैरान थे और उन्होंने बात भी की। जी अजीब बात है कि इस मुल्क की इतनी बड़ी पार्टी वो इस केस में नहीं आए। तो ये वो ऐसी चीजें हैं कि गालिबन शायद पार्टीज को भी समझ नहीं आ रहा क्या होने जा रहा है, और अल्टीमेटली अगर ये कंटिन्यू रहता है तो ये तमाम के तमाम इसमें पॉलिटिकल पार्टीज बड़े सीरियसली अफेक्ट होंगी, और तब इनको अंदाजा होगा कि ये गेम अब हाथ से निकलती जा रही है। सही। हसरत मलिक साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से, आपने उसके हवाले से खबर भी की, उन्होंने कहा, आपने कहा कि बड़ा तारीख में नाम लिखवा लिया चीफ जस्टिस ने, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है उसको तस्लीम किया है। लेकिन जिस तरीके से ये पार्लियामेंट ने कानून साजी की, आपको लगता है कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया है, या अब सुप्रीम कोर्ट में बेंच लगाने और अदलिया कैसे चलेगी, बेंच कैसे बनेंगे, ये तमाम इख्तियार उन्होंने उठाकर दे दिया है सियासी जमातों को? नहीं, ऐसे बात नहीं है। मैं तो एक, क्योंकि 14 साल से सुप्रीम कोर्ट को देख रहा हूँ,
सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन इदारों को कमज़ोर किया है, इस्तेमाल हुई है सुप्रीम कोर्ट, और वो उसके फैक्ट्स हैं, वो आपके सामने हैं। चाहे वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का दौर हो, चाहे साकिब निसार का दौर हो, चाहे और कोई चीफ जस्टिस रहा हो, और फर्द वाहिद को जो है वो उसने सिस्टम को चलाया है और मैनिपुलेट की हैं चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में। तो हम तो यही चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट खुद करती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का माहौल बनाया गया कि कोई जज या कोई किसी बेंच ने आर्डर भी किया तो उस पर भी चीफ जस्टिस ने अमल दरामद नहीं किया, बल्कि एक रिश्तार के जरिए उसका आर्डर डिस्कार्ड कर दिया। तो दूसरा ये हमने देखा कि अब कानून मौजूद है आर्टिकल 191 जिसमें है कि जी सुप्रीम कोर्ट के रूल जो हैं वो ताबे होंगे कानून के भी और आइन के भी। तो कानून अगर पार्लियामेंट ने बना दिया और वो आपकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इफेक्ट नहीं करता तो बिल्कुल उस पर जो है वो अमल दरामद होना चाहिए और उसको वैलिड डिक्लेयर होना चाहिए। अगर आर्टिकल 191 का आप हवाला दे रहे हैं वो सिमिलर है टू आर्टिकल 67 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये कहता है कि जो रूल्स ऑफ द बिजनेस एंड कंडक्ट जो है कि किस तरीके से करना है, कौमी असम्बली कैसे चलाई जानी है, सेनेट कैसे चलाया जाना है, इन लोगों ने खुद अपने रूल्स वज़ा करने हैं। जो आर्टिकल 191 है वो ये कहता है कि आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बनाने हैं। यहाँ पर मामला सुप्रीम कोर्ट ने वहां जो वो एक देखिए, लेकिन कानून का वर्ड क्यों लिखा गया? रिफ्रेज द क्वेश्चन जी, क्वेश्चन ये है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसमें आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के मामले में अपील का राइट बिल्कुल होना चाहिए था, बेंच कितने रुकनी होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए था, काउंसिल चेंज करने के हवाले से, और उसके बाद जो बेंच की फॉर्मेशन है, चले वो एक कंटेस्टेड मामला हो सकता है कि वो एक बंदे ने करना है या 3 बंदों ने करना है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद नहीं बनाया, ये पार्लियामेंट ने बनाए हैं कवानीन। नहीं, पार्लियामेंट ने जो उसमें लिखा हुआ है 191 में कि कानून और आइन, अब वहां कानून का लफ्ज ना होता और आइन के तहत कहा जाता कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स बना सकती है, तो फिर ये होता कि जी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ही बनाए। अब सुप्रीम कोर्ट में जब 4 साल आप फुल कोर्ट मीटिंग ही ना बुलाएं और आपके फैसलों से फंडामेंटल राइट लोगों के मुतासिर हों, इलेक्टेड वज़ीर आज़म जो है वो आप 10 मिनट की हियरिंग में उनको नायल कर रहे हो, तो फिर क्या करे पार्लियामेंट? सुप्रीम इदारा है उसने और क्या करना है? मेरा ख्याल है कि ये खुद अदलिया ने मौका फराम किया, अगर ये चीज़ें कर ली जाती तो मुनासिब था। और अब जो 2 जजेस ने ये भी डिसेंट किया मेजॉरिटी ने कि जी इस कानून का इतलाक माजी से नहीं होगा, तो वो अपनी रीजनिंग देंगे कि जी माजी से नहीं होगा। तो ये बात है, क्योंकि 14 साल से मैं तो ये इस वजह से कह रहा हूँ कि हर चीफ जस्टिस आया है उसने कहा है कि जी आइन सुप्रीम है। बेसिकली वो आइन सुप्रीम नहीं कहता, वो कहता है आइन की इंटरप्रिटेशन हमने करनी है तो हम सुप्रीम है। जैसे 63A की इंटरप्रिटेशन हुई है कि जी वोट काउंट ही नहीं हो सकता, कहीं टेक्स्ट में भी ये चीज़ नहीं है कि जी डिफेक्टिंग लॉ मेकर का वोट काउंट नहीं हो सकता, लेकिन जुडिशरी ने ऐसे कई हज़ारों फैसले किए हैं। तो ये जो मेरा ख्याल है कि जो बात हुई है कि अगर वो कानून अदलिया की आज़ादी को मुतासर करता है, बिल्कुल उसको स्ट्राइक डाउन होना चाहिए। और वो तो ये बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी अदलिया की आज़ादी को मुतासर करती है तो उसको स्ट्राइक डाउन होना चाहिए। राजा साहब, आप एग्री करते हैं इस बात से? जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 191 वो क्लियरली कहता है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ द सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल्स रिगार्डिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। आप एग्री करते हैं कि पार्लियामेंट ने इंट्रूड नहीं किया, अगर इसको तब्दील करना था उसके तरीक़ाकार को उन्हें आईनी तरमीम करनी थी, कानून साजी नहीं करनी थी? देखिए, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं समझता हूं कि जहां पे लॉ लिखा हुआ है वर्ड, लॉ सुप्रीम कोर्ट नहीं बना सकती, लॉ पार्लियामेंट ही बनाएगा और लॉ कोई और कहीं से आ नहीं सकता। रूल्स सुप्रीम कोर्ट बनाएगी, लॉ जो उनसा है वो पार्लियामेंट बनाएगा। पार्लियामेंट जो लॉज बनाएगा उसको सुप्रीम कोर्ट देखेगी जी आया ये लॉज जो उनसे हैं ये सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसको अफेक्ट तो नहीं कर रहे, उसकी पावर्स को कर्टेल तो नहीं कर रहे। और ये तमाम चीजें बड़ी डिटेल में इस पूरी हेयरिंग में हुई एंड अल्टीमेटली एक 10 जजेस का जब फैसला आ गया तो इट मीन्स एक कलेक्टिव विजडम आ चुका है कि जो ये कहता है
कि जो पार्लियामेंट है वो कानून बना सकती है। तो आई वुड फुली एग्री कि जी इसमें जब ये जजमेंट भी आ चुकी है कि पार्लियामेंट कानून बना सकती है तो फिर उसमें क्या हर्ज है। लेकिन एट द सेम टाइम जरा पार्लियामेंट को हमने देखना है कि ये पार्लियामेंट कैसी थी, ये पार्लियामेंट क्या मुकम्मल थी। ये पार्लियामेंट में जो कानून तो बनाती है लेकिन क्या उस कानून में असल पर्पस, देखिए अवाम जो उनसी है वो ये देख रही है, फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है ना यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है। तो वो जो इसका पार्ट बी था 5A और वो कि अवाम सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और प्रोसीजर से कोई ज्यादा अफेक्ट नहीं हो रही। अवाम चाहती थी और लॉयर्स भी ये चाहते थे कि जी अपील का एक राइट होना चाहिए अंडर आर्टिकल 184 के 3 के तहत। जब कोई फैसला होता है तो वो राइट जब कॉन्स्टिट्यूशन से देना है या पार्लियामेंट से। अब आ गया है कि जी जो पार्लियामेंट ने राइट दिया है अपील का उसको मान लिया गया है। ये एक अच्छी बात है कि अपील का राइट दे दिया गया है। बाद में पार्लियामेंट अगर ये समझते हैं तो फिर 2/3 करके आइन में भी अमेंडमेंट कर दें। लेकिन जो एक बात थी जो कि पॉलिटिकली थी कि जिस पे कहा जा रहा था कि जी पार्लियामेंट ने कोई ये एक पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी करने की कोशिश की और इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी जजेस ने कहा नो, ये इसको हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देंगे, ये प्रोस्पेक्टिव होगा। आने वाले जो केसेस के फैसले होंगे उस पर ये अप्लाई होगा। तो ओवरऑल आई थिंक कि ये एक बहुत अच्छा फैसला आ गया है। कोई इसमें हमारे मुल्क में इतने ज्यादा दीगर इश्यूज हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड प्रोसीजर में जाके उलझ गए हैं कि शायद ये कोई कौमी इशू बन गया। कौमी इश्यूज हैं इलेक्शन का होना, कौमी इशू है गुर्बत का दूर होना, कौमी इश्यूज हैं महंगाई। ये कोई इतना बड़ा इश्यूज नहीं है, ये एक वकील और सुप्रीम कोर्ट और प्रोसीजरल साइड के मैटर्स हैं। सो आई थिंक जो फैसला आया है उसको मनोवन देखना चाहिए और उसके मुताबिक आगे चलना चाहिए, विच इज नॉट अ बैड डिसीजन, इट्स एज अ गुड डिसीजन। सही। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो मियां साहब की वापसी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी शायद फैसला नहीं कर पाई कि उसने नून लीग के साथ एक मरतबा फिर वो इत्तेहाद में नज़र आएंगे या नहीं। शायद यही वजह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कभी लड़ाई होती हुई नज़र आती है, मीडिया स्क्रीन्स पर तकरीरें हो रही होती हैं, फिर अचानक जो है वो सीज़ फायर हो जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है और मियां साहब को वापसी के ऊपर क्या कोई मुश्किल दरपेश नहीं आएगी, वो मीनार पाकिस्तान पर जलसा कर पाएंगे या नहीं, बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शशि पलीजो साहब, मुझे बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कह रही थी इलेक्शन उसको उसके मुताबिक नहीं मिल रहा, फिर एक बयान आया आपके सेक्रेटरी जनरल की तरफ से कि हम अगर इलेक्शन नहीं होता जनवरी के आखिरी हफ्ते में हम धरना देंगे, धरने का मकाम बाद में बताएंगे। आप लोग धरना देने जा रहे हैं या आपको इलेक्शन उसके बगैर भी मिल जाएगा? नकवी साहब, मुझे थोड़ी सी इजाजत दीजिएगा, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन, पर्सनल ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर एक्ट के हवाले से मैं उसमें रखना चाहूंगी कि हम बिल्कुल बालादस्ती की बात करते हैं और ये फैसले के हवाले से भी अच्छी चीजें हो सकती है, लेकिन ये बड़ी पर्टिनेंट पॉइंट्स भी उठी हैं इसमें। जैसे जस्टिस आयशा ने कहा कि पार्लियामेंट की दानिश पर भी सवाल उठने चाहिए। मेरे ख्याल में सिर्फ बालादस्ती की बात के सामने नहीं, दानिश के हवाले से भी बिल्कुल कई सारे ऐसे मराहल आते हैं पार्लियामेंट में भी, तो वहाँ चीजें ये हो सकती है कि उस पर बातचीत। दूसरी चीज, जस्टिस मुनीर ने भी एग्री टू डिसएग्री, लेकिन उन्होंने भी क्या जब बुनियादी हकूक के खिलाफ लेजिस्लेशन की बात आएगी, क्योंकि तब तो वो क्लैश हो जाएगा, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है और यहाँ सिंपल मेजोरिटी से सारी ये लेजिस्लेशन हुई है। तो देयर आर क्वेश्चन ऑब्वियसली, लेकिन ठीक है, बालादस्ती की जहां बात आती है तो हम भी उसको जी पीपल्स पार्टी बिल्कुल हम समझते हैं कि इलेक्शन में पहले ही इतने सारे रोले अटकाए गए, हथकंडे इसमें इस्तेमाल किए गए और नून लीग जो बगैर खामोशी से सारी चीजों को वो देख रही है या ये सारी गहमा गहमी मियां साहब की वापसी की है। लेकिन इलेक्शन के हवाले से नून लीग जो है तो कैबिनेट दोनों पंजाब के भी ऊपर भी उनको अपने मतलब की मिली है
और जो रोजमर्रा के हों या जो भी दूसरे डिसीजंस हों, उस हवाले से बिल्कुल वो हिस्सा है इस हुकूमत में। तो उनको तो फर्क नहीं पड़ता। जहां जहां हम समझते हैं कि हम तनकीद हमें करना जरूरी है, हम बिल्कुल करते हैं, क्योंकि उनका अपना मैनिफेस्टो है, हमारा अपना है। धरना हो या दूसरा कोई एहतजाज हो तो हमारी पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जरूर पहुंचेगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन के हवाले से मैं जरूर रखूंगी एक बात, ये भी एक अहम फोरम है। भले हम अदलिया में डायरेक्ट नहीं गए हों, लेकिन कल वहाँ नैर बुखारी साहब और निसार खोड़ो साहब, ये सारे जो हमारा वक्त है, कायरा साहब, ये गए। और न सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से, लेकिन इलेक्शन के हवाले से भी कि ये वाज़ेह होना चाहिए कि कब हो रहे हैं और लोगों में इंतशार है, एक रेस्टलेसनेस जो है उसको खत्म करना पड़ेगा। और ये कब हो रहे हैं के अलावा भी, कब शशि प्लीजू साहब, कब हो रहे हैं के अलावा भी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त है वो आप समझती हैं कि तमाम सियासी जमातों को यकसा तौर पर फराहम की जा रही है? और अगर आप इसी तरीके से इलेक्शन में चले जाएंगे कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी माइनस चलें आप कर दें 9 मई में जो लोग मुलव्वस थे, उसके अलावा की बात कर लें, अगर उसको इजाज़त नहीं मिलती तो फिर उस इलेक्शन से उसके ऊपर ट्रस्ट भी करेगी दुनिया, उससे इस्तेकाम भी आ जाएगा? नहीं, वही तो बात हम कर रहे हैं। हम तो न सिर्फ अपने हक की बात करते हैं, लेकिन शुरुआत होती है अब जब सबकी हक की बात करें। पॉलिटिकल राइट हर किसी का है। हम आर्टिकल 35 की जब बात करते हैं तो उसमें ये भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ ये पॉलिटिकल आपका फ्रीडम वो भी आ जाता है। 9 मई में जो भी इन्वॉल्व है सबूत तो उसके खिलाफ आ गए हैं, तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बहसत पार्टी जो कोई आइन पर पूरा उतरती है, भले वो नून हो, दूसरी पार्टी हो, पीटीआई हो, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड में पॉलिटिकल स्पेस मिलना चाहिए। और ऐसा ना हो कि अभी नून लीग के हवाले से क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, जैसे मियां साहब की वहां से रुखसती हुई है, फिर यहाँ जो तैयारियां हैं, जो हर चीज 18 अक्टूबर को भी हम नहीं भूले, मोहतरम आई तो उनके लिए सिक्योरिटी थी, यहाँ तो लाइट्स भी बंद हो गई, यहाँ तो सारे हमारे जो है कैबो बंद में थे। हम ये चीज नहीं चाहते, हम वेलकम करते हैं मियां साहब को, लेकिन बहरहाल ये मियां साहब को वेलकम करते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, ये बताइएगा कि अभी कुछ खबरें चल रही हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापसी पर इस्लामाबाद में एक टेक्निकल लैंडिंग कर सकते हैं। उनको तैयारे को फ्यूल करने के, रीफ्यूलिंग के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो जो रुक रहे हैं वो कह रहे हैं कि कानूनी अमूर निपटाने के लिए रुक रहे हैं। ये कैसे कानूनी अमूर हो सकते हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको लगता है कि वहां पर वो रुजू करेंगे, या क्या मुमकिन तौर पर वजह हो सकती है? देखिए, टेक्निकल और लीगल एक ही उनके रास्ते में हर्डल है, वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो उनके वारंट्स निकले हुए हैं, परपेचुअल वारंट्स, उसको उन्होंने ख़त्म कराना है। उसको ख़त्म कराने के लिए अगर तो वो इस्लामाबाद लैंड करते हैं और उससे पहले कोई उन्होंने बेल, ट्रांजिटरी बेल या एंटीसिपेटरी बेल या किसी किस्म की जमानत नहीं कराई हुई, तो फिर वो जो उनकी टेक्निकल लैंडिंग है वो जहाज के अंदर से मेरे ख्याल में अरेस्ट हो सकते हैं, जैसे कि इंटीरियर मिनिस्टर ने पहले बात की थी। और हमने देखा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक थे वो मेमन साहब, वो जब लाहौर इस्लामाबाद आए थे उनको भी जहाज के अंदर से अरेस्ट किया गया था। तो अगर तो वो बेल नहीं लेते तो ये टेक्निकल लैंडिंग का यही पर्पस है कि अगर उन्हें ये मौका दिया जाता है कि जी आप एयरपोर्ट से अदालत तक आने की आपको जमानत दे दी जाती है, तो ये गालिबन फिर वो ये इस चीज को अवेल कर सकते हैं कि उनको ये एक ऑर्डर हो कि जी ठीक है आप एयरपोर्ट पे लैंड करें और सीधे कोर्ट जाएं। अब सीधे कोर्ट जाके अगर उनको बेल मिल जाती है तो ये इट इज बिटवीन द कोर्ट के जी क्या कोर्ट ये समझता है कि जी मियां साहब जो लंदन में रह रहे थे और इधर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके वारंट्स भेज रही थी, चस्पानगी करवा रही थी वहां हाई कमीशन के जरिए, और फिर अल्टीमेटली परपेचुअल वारंट्स निकाले, तो क्या मियां साहब के पास कोई ऐसा वैलिड ग्राउंड है कि जी वो जो कोविड पहले कुछ हफ्तों का था, महीनों का था, सालों का था, वो बढ़ गया और उस पहले फ्लाइट्स नहीं थी, क्या वो ये एक्सप्लेन कर पाएंगे कि जी दुबई तक तो आप आ गए, आप आगे नहीं आ पा रहे थे पाकिस्तान में? तो समथिंग वेरी सीरियस, और कोर्ट ने एक बहुत बड़ा ये फैसला देना है कि जो कि अपनी
नवीयत का पहले ही फैसला होगा कि अगर उनको ये बेल की फैसिलिटी दे दी जाती है, बट लेट्स सी के कोर्ट इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस किस्म का, लेकिन अगर उससे पहले वो लाहौर हाई कोर्ट से ही कोई ले लेते हैं कि जी वो इस्लामाबाद उतर के जाएं, तो ये अदालतों का अब देखना है कि अदालतें रूल ऑफ लॉ की इंटरप्रिटेशन कैसे करती हैं। वैसे कोई अगर आम आदमी आ रहा होता तो उसको कतन कोई इस किस्म की फैसिलिटी बिल्कुल नहीं मिल सकती। सही। हसनात मलिक साहब, मुझे बताइएगा कि नून लीग बार बार ये कहती रही कि हमारे लिए रिस्क ज़ीरो होगा तो मियाँ साहब पाकिस्तान आएंगे, और जब हमसे पूछते थे ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दें, वो कहते थे कि उमर अता बंदयाल की मौजूदगी में नहीं आ सकते। तो अब तो वो चले गए। काजी फाइज ईसा साहब से नून लीग की ज़ाहिर है कुछ उम्मीदें थीं, अब उनकी मौजूदगी में मियाँ साहब टेक्निकल लैंडिंग करते हैं इस्लामाबाद में, वो जो रिलीफ मांग रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो जलसा कर लें, उसके बाद सरेंडर करें कानून के सामने, कि उनको मिल जाएगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है रियासत भी यही चाहती है कि नवाज शरीफ अलैह जो है वो उनको कोई हडल ना आए, तो कोई हडल नहीं आएगी। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनली एक जो जजेस हैं जो समझते हैं कि सियासतदानों को इस तरह टेक्निकली नॉकआउट नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि नवाज शरीफ को अगर रिलीफ मिलता है तो फिर अदालतों पे दबाव आएगा कि फिर इमरान खान को क्यों नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीज़ें लिंकअप हैं, इतनी आसान नहीं है कि अगर आप नवाज शरीफ को बिल्कुल क्लीन चिट दे देंगे और फिर इमरान खान को आप इलेक्शन तो क्या आप जेल में रखेंगे, तो बड़े सवालात उठेंगे, जिस तरह अभी 2018 के इलेक्शन में हो रहा है कि एक दफ़ा जो है वो पूरी कोशिशें थी कि नवाज शरीफ को 2018 के इलेक्शन से बाहर किया जाए, अब कोशिश है कि जी उसको एल करा दिया जाए। बाकी 3-4 पॉइंट हैं। एक है कि एवन फील्ड का केस, उसमें मरियम नवाज की कुटल हो चुकी है, उस पर नवाज शरीफ को भी जो है वो कुटल हो जाएगी जिस तरह की जजमेंट में लिखा गया है। अल अजीज़िया के केस में अरशद मलिक की जो वीडियो है आई हैं, उस पर मामला रिमांड होगा और जजमेंट सेटिस्फाइड हो जाएगी। तीसरा, ताहियात नैली का मामला, उसमें कानून बना है, कानून को ना पीटीआई ने चैलेंज किया है, किसी ने चैलेंज नहीं किया कि जी ताहियात नैली नहीं 5 साल होगी। जब तक वो कानून फील्ड में है, नॉमिनेशन पेपर भी एक्सेप्ट हो जाएंगे और फिर इसी तरह नवाज शरीफ इलेक्शन भी लड़ लेंगे अगर। लेकिन पॉलिटिकली क्या उनको चैलेंजेस हैं, उसका कहना कुछ हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल है, अवाम जो 16 महीने की पीडीएम की हुकूमत पे जो जिस तरह की गवर्नेंस है उस पर सख्त नाराज है। अब देखना होगा कि मियां नवाज शरीफ उसमें क्या कैसे सीट लेते हैं, ये सियासी तौर पे अब देखना है कि वो कैसे। सही। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब, हमारे साथ थे राजा आमिर अब्बास साहब, ससी पलीजो साहब, इसाक खाकवानी साहब। कुछ सवालात हैं जिनके जवाब आना बाकी हैं, लेकिन जिन लोगों ने कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट से रवानगी की कुछ फुटेजेस या मनाजिर देखे, वो देख सकते हैं कि रियासत पाकिस्तान का आला नुमाइंदा, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल, वो एयरपोर्ट पर मियां साहब के प्रोटोकॉल के लिए मौजूद थे, जिसका मतलब वाज़ेह है कि हम लोग सिर्फ डिटेल्स कवर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं रियासत ये फैसला कर चुकी है कि मियां साहब की वापसी भी होगी, और ना सिर्फ पाकिस्तान वापसी होगी बल्कि ये वापसी उनकी इक़्तिदार में होगी। इस बात को कौन कैसे हज़म करेगा, ये सवाल तो हमने देखना है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।